अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम रिज्यूम करेंगे चैप्टर ट्रीज, और इसमें हमारे पास आज एक बस लास्ट टॉपिक बना है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर का कंक्लूजन है। हमने इसमें ट्रीज कवर किया, रिप्रेजेंटेशन कवर की ट्रीज की, और फिर उसमें हमने हीप सॉर्ट कवर किया, और फिर हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्रीज से एक्सप्रेशन ट्रीज कवर किए, ट्रैवर्सिंग चेक की हमने, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर की, और फिर फाइनली हमने बाइनरी सर्च ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें हमने इंसर्शन एंड डिलीशन के टॉपिक्स कवर कर दिए। आज हमारे पास आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर से, और जो बेसिकली है एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो आइए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि एक हमारे पास एल्गोरिथम है जो हमें डिस्कस करना है, और उसका नाम है हॉफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिथम। ठीक, तो हॉफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिथम क्या है? हॉफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिथम जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक एन्कोडिंग एल्गोरिथम है, और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इसका पर्पस है डेटा कंप्रेशन। ठीक है, डेटा कंप्रेशन से आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि डेटा अगर आपको से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या आपको उसको कहीं सिक्योर स्टोर करना है, तो आप उसे कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कंप्रेस डेटा का फायदा क्या है कि वो डायरेक्टली रीडेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उस पर एक तरीके से इनकोडिंग अप्लाई हो जाती है। और बेसिक पर्पस तो कंप्रेशन का वही है कि डेटा को आपने स्टोरेज कर देना है। ठीक है, स्टोरेज कर देना है, और या ये भी हो सकता है स्टोर नहीं करना, बल्कि आप कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जितना कम साइज का डेटा होगा उतना जल्दी वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आप इसको वाया इंटरनेट करते हैं तो बैंडविड्थ कम रिक्वायर्ड होगी, और आपका डेटा जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हॉफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिथम में हम कंप्रेशन करने वाले हैं डेटा की, और बहुत ही सिंपल सा इसकी जो है प्रिंसिपल है कि ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी से नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम अ करेक्टर माइट अपेयर। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ी थी कि काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर की बेसिस पे ये डेटा को कंप्रेस करता है। यानी ये चेक करता है कि से मेरे पास एक डेटा है, फाइल है, उसमें चेक करता है ए कितनी दफा पेयर हुआ है, बी कितनी दफा पेयर हुआ है, सी कितनी दफा पेयर हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर क्या करता है? आइडिया ये है कि चूंकि अगर मैं एक्चुअल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, तो उसमें ए, बी, सी, डी कोई भी करेक्टर, और हर करेक्टर अगर आस्की में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो 8 बिट्स लेगा। यानी हर करेक्टर को मैं मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूं तो मैं हॉफमैन के थ्रू जो लॉजिक लगाऊंगा, वो लॉजिक ये है कि मेरी कोशिश ये होगी कि जो करेक्टर ज्यादा मर्तबा पेयर हुआ है उसको मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट ना करूं, बल्कि कम अज कम बिट्स में रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, वो आस्की नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ पे डेटा की प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि डेटा की कंप्रेशन है। आस्की इज नीडेड फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। अब मैं डेटा को प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा, डेटा को मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है मुझे ट्रांसफर करना हो सकता है मुझे स्टोरेज करना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा को भी मुझे रीड नहीं करना। जब रीड करना होगा तो मैं हॉफमैन का रिवर्स प्रोसीजर लगाऊंगा, हॉफमैन डिकोडिंग। तो फिर क्या होगा, वो वापस रीडेबल या प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि डेटा को कंप्रेस करूँ। तो प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा है कि जो करेक्टर ज्यादा मर्तबा पेयर हुआ होगा, तो इट मीन्स कि अगर उसको मैं कम से कम बिट्स में रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा सेविंग होगी मेरे पास। से यहाँ पे लिखा हुआ है A26 टाइम अपेयर हो रहा है। नीचे एक एग्जांपल है, A26 टाइम अपेयर होने का मतलब है ए जो एक्चुअली प्रेजेंटेशन लेयर पर स्पेस ले रहा होगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट फॉर आस्की करेक्टर हो जाएगा। यानी ये तकरीबन कितने लेगा? 208 बिट्स लेगा। ठीक है, 208, सॉरी, 208 बाइट्स। 26 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 208 बाइट। तो ये 208 बाइट्स में ए रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाऊं से 2 बिट्स में, तो इसका मतलब है 26 फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2 होगा। यानी उस वक्त ये 52
जो है बाइट्स में ए आपका बाइट्स होगा, हाँ 52 बाइट्स में आपका ए रिप्रेजेंट हो जाएगा। 52 बाइट्स नहीं, एक्चुअली 2 बिट्स है, तो 52 बिट्स, सॉरी बिट्स, बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 52 बिट्स में ए की इंफॉर्मेशन आ जाएगी पूरी, यानी कि पूरी फाइल के अंदर ए ने टोटल 52 बिट्स ली होंगी। पूरी फाइल में ए ने तकरीबन आपकी क्या है 52 बिट्स ली। लेकिन इसके बरक्स इससे पहले जब हम कर रहे थे तो वो 208 बिट्स ले रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी कैरेक्टर को कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो डेफिनेटली जो बिट्स बची हैं 6 का सेव, यानी कि 4 टाइम्स जो है मैंने रिड्यूस कर लिया, तो अच्छा खासा मुझे बिट्स का एडवांटेज मिलेगा। और वो जो एडवांटेज है वो जाहिर सी बात है मेरी बिट्स की सेविंग है। तो सेविंग कहाँ जाएगी मेरी, जाहिर सी बात है डेटा का साइज रिडक्शन में चले जाएगी। तो आइडिया ये है कि मुझे कम से कम बिट्स में रिप्रेजेंट करना है हर कैरेक्टर को, ठीक है। अब रूल ऑफ थंब ये है कि मैं उस कैरेक्टर को सबसे छोटा कोड देना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा अपेयर हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो सके। और फिर उसके बाद जो जाहिर सी बात है जो कम से कम अपेयर हुआ होगा उसका कोड अगर मुझे देना है तो मैं उसको बड़ा कोड दे दूंगा, लेकिन छोटा कोड मैं प्रेफर करूंगा उन्हें दूं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यही चीज अचीव करता है हॉफमैन एन्कोडिंग एल्गोरिथम। और हम देखते हैं कैसे इंतहाई सिंपल एल्गोरिथम है, मतलब इससे सिंपल आपने इस पूरे कोर्स में शायद कोई टॉपिक ना पढ़ा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने स्कैन किया और स्कैन करके ये पता लगाया कि उस डॉक्यूमेंट में ए 26 टाइम अपेयर हुआ है, बी 6 टाइम अपेयर हुआ है, सी 13 टाइम, डी 10 टाइम, ई ट्वाइस, एफ 11 टाइम, जी 15 टाइम और एच 6 टाइम अपेयर हुआ है। और भी वर्ड्स होंगे, करेक्टर्स होंगे डेफिनेटली एच के बाद, लेकिन टू कीप एग्जाम्पल सिंपल, ठीक है, तो बाकी करेक्टर्स को फिलहाल जो है निग्लेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एच तक रखा गया ताकि आपको बात समझाई जा सके, ठीक है। लेकिन करेक्टर में आपको पता है कि जेड तक करेक्टर जाएंगे, फिर स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, फिर नंबर्स भी हो सकते हैं, फिर स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है आपका डेटा। लेकिन यहाँ पे डेटा को सिंपल रखने के लिए सिर्फ ए से लेकर एच तक के करेक्टर कंसिडर किए गए और उनकी सपोज फ्रीक्वेंसीज ये बता दी गई है कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद ये मिलती है। तो आपका काम क्या है कि देखें ए है 26 और यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ए की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो ई की। तो एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम कंक्लूड जब होगा तो हमें ये इस बात को ध्यान रखना है कि ए को जो कोड मिलेगा वो हम चेक करेंगे सबसे छोटा कोड होगा। ए के बराबर कोड आ सकता है, टाई हो सकती है किसी की, लेकिन ए से छोटा कोड किसी को नहीं मिलेगा, सबसे छोटा कोड ए के पास होगा। कोड इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, वेटेज नहीं है, ये वेटेड बिट्स नहीं है, यहाँ पे वेट का कोई मतलब नहीं है। 10 बड़ा नहीं है 00 से, दोनों इक्वल कहलाएंगे क्योंकि 00 भी 2 बिट्स हैं और 10 भी 2 बिट्स है, 11 भी 2 बिट्स है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा कोड जो मिलेगा वो ई को मिलेगा, लेकिन ई से बड़ा कोड किसी का नहीं होगा, यानी ई का से 8 बिट का कोड है तो कोई और नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका कोड 9 या 10 बिट का हो। 8 बिट तक हो सकता है क्योंकि इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं आएगा। तो अब हम इस चीज को एंड में वेरीफाई करेंगे। पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एल्गोरिथम की वर्किंग। तो वर्किंग में कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उनको ध्यान में रखना है, वरना अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम में आंसर बदल जाएगा, और एग्जाम में जब आंसर बदल जाएगा तो डेफिनेटली फिर जिस सोल्यूशन से मैं कंपेयर करूंगा वो और आपका सोल्यूशन सही नहीं होगा, तो उसमें कुछ मार्क्स हो सकता है मैं डिडक्ट कर लूँ, या हो सकता है कि आप इतना डेविएट कर गए कि सारे मार्क्स ही डिडक्ट हो जाए। तो ये इतना सिंपल है कि इसमें गलती करने के चांसेस होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो कोशिश ये करनी है कि जो बातें, 2 बातें मैं बताऊंगा वो आपने ध्यान रखनी है, वही एक्चुअली मैटर करेंगी एग्जाम में कि आपका आंसर सही आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक लाइन में लिख लिया। अब इसमें से मैंने 2 स्मॉलेस्ट नंबर्स को पिक किया, मैंने इसमें से 2 स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर्स को पिक किया। तो देखा जाए बी सेकंड स्मॉलेस्ट है, ई स्मॉलेस्ट है। ई की फ्रीक्वेंसी है 2 और इससे बड़ा जो है बी है और एच भी है, ठीक है, बी भी है और एच भी है। तो मैंने बी क्यों पिक कर लिया, क्योंकि मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पहले बी मुझे मिल गया तो मैच तक गया ही नहीं मैंने, यानी अगर देखा जाए तो ये एरे ऐसे, एरे में पहला एलिमेंट है 26, दूसरा एलिमेंट है 6, तीसरा 13, चौथा 10, फिर 2, फिर 11, फिर 15, फिर 6। मैंने एरे पे एल्गोरिथम लगाया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या निकल के आ गया, 2 आ गया,
ठीक है, फिर मैंने उस पर दोबारा से एल्गोरिथम लगाया, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जाहिर सी बात है जब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो बी मुझे पहले मिल जाएगा, तो मैं एच तक नहीं जाऊंगा। तो किसी भी एरे पे अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर का एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ तो पहली वाली इंस्टेंस को पिक कर लेता है और बाद में अगर वैसी सेम इंस्टेंस भी हो तो उसे इग्नोर कर देता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बी कंसीडर किया। और आपने भी ये बात का ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि दो नंबर एक जैसे हैं तो आप कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ नहीं है, इन दोनों का करना है सम। कैसे सम करूंगा, सम करूंगा तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, सम करूंगा तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, यानी मैंने ई और बी का सम किया तो मेरे पास आ गया 8। 2 + 6 इज 8। अच्छा, आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा 2 + 6 इज 8, मैंने 6 + 2 8 नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट लगाए और राइट साइड पे, राइट चाइल्ड पे मैंने क्या लगाया, ग्रेटर वाला लगाया। तो आपने ये बात का भी ध्यान रखना है कि छोटा वाला नंबर या छोटा वाला जो भी आपका सम बन रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और बड़ा वाला राइट पे। यानी इस वक्त मैं दो को सम कर रहा हूँ, ई और बी को, तो ई का वेट है 2, फ्रीक्वेंसी है 2 और बी की फ्रीक्वेंसी है 6। तो ई मैंने लेफ्ट चाइल्ड पे लगाया है और बी मैंने राइट चाइल्ड पे लगाया है। ठीक है, ये मतलब हम एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि छोटा वाला लेफ्ट पे और बड़ा वाला राइट पे। और इन दोनों का सम आ गया 8। इस रिजल्ट को मैं अपने एरे में ऐड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, अब मेरा एरे हो गया ये, ए है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है और एक नंबर है 8। ये नंबर के साथ कोई करेक्टर एसोसिएटेड नहीं है क्योंकि ये दो करेक्टर्स का सम है। और फिर दोबारा से मैंने एरे पे वही चीज अप्लाई करी, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब मैंने सर्च किया तो सर्च करने में मुझे पता लगा एच इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6, और उसके बाद ये 8, ये भी है सेकंड स्मॉलेस्ट। तो मैंने इन दोनों को सम किया। अब इन दोनों को सम करूंगा तो कुछ मेरे पास ट्री डायग्राम ऐसी आ जाएगी। ऐसी डायग्राम क्यों आ गई मेरे पास, ऐसी डायग्राम इस तरह आ गई कि एच तो ऐसे ही है मेरे पास। ठीक है, एच तो मेरे पास एक नोड है, लेकिन 8 इज इक्वेलेंट टू दिस। मुझे ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है इस जगह कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप देखें ये पूरी डायग्राम जो ऊपर मैंने बनाई थी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा जो है 8 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा 8 वाला हिस्सा जो मैंने अभी पिछले स्टेप में बनाया था वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि 8 मुझे बताना है कि 8 क्या है। 8 एक्चुअली क्या है, ई और बी का सम है। तो हर स्टेप पे जब भी मैं कुछ इंटरमीडिएट या इस तरह का नंबर लगाऊंगा तो मुझे वो पूरी ब्रांच एंड लीफ तक ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां पे एक्चुअली पता लग जाए कि ये किससे मिलके बना है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है ये बात? जी क्लास, क्लियर है ये बात? चलो गुड, इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यही है जो मैंने बताई कि पहले स्मॉलेस्ट वाला नंबर आएगा, देन बड़ा वाला आएगा, यानी लेफ्ट वाला स्मॉलेस्ट होगा हमेशा। एच और 8 की बात की जाए तो एच इज स्मॉलर, तो एच को मैंने लेफ्ट पे लगाया है। अगर आप राइट पे लगा देंगे तो आपकी डायग्राम रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने के से आपके जो कोड्स आएंगे एट द एंड वो डिफरेंट आएंगे उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं, 14 आ गया तो 6 और 8 को रिप्लेस करके मैं रख दूंगा 14। अच्छा, सादिया अब आगे निकल आए हम, तो दोबारा से ही आएंगी यही स्टेप्स, लेकिन अब नंबर बदलते जाएंगे तो थोड़ा केयरफुल होके फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सिचुएशन है, फिर से मैंने वही किया, फाइंड आउट किए टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो 26, 13, 10, 11 में सब स्मॉलेस्ट मिला मुझे 10, और फिर सेकंड स्मॉलेस्ट मुझे मिल गया 11। तो इसके साथ भी मुझे वही करना है, क्या करना है कि इन दोनों को सम करना है। 10 को लेफ्ट साइड पे रखना है और 11 को राइट साइड पे। तो डी और एफ जब सम होंगे तो बन जाएगा 21। ठीक है, अब डी और एफ से पिछले वाले स्टेप्स का कोई लेना देना नहीं था, तो आप देख रहे हैं बड़ी सिंपल सी डायग्राम में डी लगा हुआ और एफ लगा हुआ, इनका रिजल्ट बन रहा है 21। तो अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि डी और एफ हट जाएंगे और एंड में मैं लगा दूंगा 21। ठीक, फिर दोबारा से मैं वही अप्रोच लगाऊंगा, फाइंड करूंगा टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो सी मिलेगा मुझे 13 और 14 मिलेगा। लेकिन आपको याद हो 14 अभी मैंने पिछले स्टेप में किस तरीके से क्रिएट किया है,
तो मुझे वो वाला पूरा 14 का जो ट्री है, सब ट्री है, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा और वो आ जाएगा इस तरीके से। तो 13 तो ये आ गया, ठीक है। सी तो इस तरफ आ गया, लेकिन डी में जो 14 है वो ये पूरा का पूरा सब ट्री है जो भी मैंने पिछली स्लाइड में बनाया है। 14 इटसेल्फ किससे मिलके बना है? एच से और 8 से। और 8 देखा जाए तो इटसेल्फ ये मिलके किससे बना है? ई से और बी से। तो मुझे ये 14 जब भी मैं बनाऊंगा तो मुझे वो पूरा सब ट्री बनाना है कि ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। 14 डिपेंड करता है एच पर और 8 पर, और 8 डिपेंड करता है ई पर एंड बी पर, और दैट्स इट। इसके नीचे फर्दर डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सब ट्री मैंने यहाँ पे बना दिया, और इसको सम करूंगा तो 13 प्लस 14 इज 27। अब बात समझ में आई है सादिया, या स्टिल कंफ्यूजन है? ठीक है। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन है। तो 14 और 13 रिप्लेस हो जाएंगे, और मेरे पास अब डेटा में क्या ऐड हो जाएगा? 27 ऐड हो जाएगा। 27 ऐड हो गया। फिर से मैंने सर्च किया, स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिला जी, और सेकंड स्मॉलेस्ट मुझे मिला 21। अब 21 अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बनाया था, तो जिन दो एलिमेंट से मिलके बना था मैं उसे लगा दूंगा। जी लेफ्ट पे आएगा, छोटा है, और राइट पे आ गया 21, और 21 इटसेल्फ किससे मिलके बना है? डी से एंड एफ से मिलके बना है। ठीक है, वही रिपीटेटिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव स्टेप्स हैं। मैं वही करता जा रहा हूँ जब तक कि मेरे पास इवेंचुअली ये पूरा का पूरा एरे खाली ना हो जाए, या इसमें एक एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है, ये हो गया। तो 21 और 15 को ऐड किया, 36 आ गया। 36 को मैंने प्लेस कर दिया इस एरे में। अब रह गए मेरे पास सिर्फ 3 डेटा एलिमेंट, क्योंकि मैं सम करता जा रहा हूँ कि करके तो दो नंबर सम होके एक बन जाते हैं, एक और कम हो जाता है, फिर दो सम होते हैं, फिर एक और कम हो जाता है, एंड सो ऑन। अब 3 रह गए। जब 3 को चेक किया गया तो इसमें ए है 26 और 27। तो 26 तो डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन 27 अभी लास्ट स्लाइड पे हमने बनाया है किसी डेटा एलिमेंट से मिला के, तो ये पूरा ट्री यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 53 बन रहा है सम, लेकिन ये किस किस पे डिपेंड करता है? ए लेफ्ट पे लगा है क्योंकि छोटा था, और राइट पे 27 आया। लेकिन 27 पता चला किससे मिलके बना है? सी से और 14 से। 14 किससे मिलके बना है? एच से और 8 से। और 8 किससे मिलके बना है? ई से और बी से। तो अगर आप स्टेप को बस फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा ट्री जो है अटैच होता जाएगा प्रीवियस वाले स्टेप्स में जो आपने बनाया, वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और खुद ही एट द एंड जाके सारे पीसेस एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब 26 और 27 को सम किया तो 53 आया। और फाइनली मेरे पास दो सब ट्रीज रह गए, एक 36 वाला और एक 53 वाला। 36 वाला आपके सामने ये बना हुआ है, और 53 वाला ये बना हुआ है। अब ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास नंबर ही ये बचेंगे। 26 और 27 की जगह क्या आ जाएगा? यानी 53 आ जाएगा एक तरीके से। और फिर वही वाली बात है, लेफ्ट पे मुझे लगाना है कौन सा वाला? 36 वाला। और राइट पे मुझे लगाना है कौन सा वाला? 53 वाला, क्योंकि 36 छोटा है 53 से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखा देता हूँ, इन दोनों सब ट्री को मैंने ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि नंबर बचे मेरे पास 36 एंड 53। और जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो 36 वाला पोर्शन ये लग गया। ये पूरा 36 वाला सब ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी साइड पे आपका 53 वाला सब ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इवेंचुअली सम बन गया मेरे पास 89। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पूरा ट्री मेरे पास ये बन गया, और अब मजीद मेरे पास सम करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर भी खत्म हो गए और बच गया है 89। तो अब अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करूंगा तो यही आएगा, और सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड करने जाऊंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एरे में एलिमेंट ही एक है। तो दो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे नहीं मिल सकते। तो ये इशारा होता है इस बात का कि मेरा एल्गोरिथम क्विट कर गया, यहाँ इससे आगे मजीद नहीं चलेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई है? पहले बताइए कि पूरे ट्री डायग्राम कैसे बन गई, फिर मैं आगे असल स्टेप्स पे बढ़ता हूँ जो एक्चुअल इसका रिजल्ट है। जी क्लास, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस हर नोड को पकड़ के सम करते रहे, सम करते रहे, और इवेंचुअली जब मेरे पास सब ऐड हो गए तो ये ट्री बन गया। ठीक है, अब मुझे बड़ा सिंपल सा काम करना है, और वो ये करना है कि ट्री के एजेस क्या होते हैं? ये लाइंस, कनेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस की बात कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ये एज है। मुझे इन ट्री के एजेस को मार्क करना है। कैसे?
सारे लेफ्ट वाले जो ब्रांचेस हैं, सारे लेफ्ट ब्रांचेस का मतलब है इस लेफ्ट चाइल्ड, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए सब लेफ्ट चाइल्ड को मार्क करना है मुझे 0 और सारे राइट चाइल्ड को मार्क करना है मुझे 1। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड देख रहे हैं अब सब जगह 0 है। 89 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है, 36 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है, 21 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है, 53 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है, 27 का भी 0 है, 14 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है और 8 का लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स का राइट चाइल्ड 1 कर दिया मैंने। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड इज 0 एंड राइट चाइल्ड आर 1। यानी हर लेफ्ट पे निकलने वाला जो एज है वो 0 है और हर राइट पे निकलने वाला जो एज है वो 1 है। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे एक और ध्यान में रखने वाली बात है कि मैं डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ। से मुझे ए के लिए कोड चाहिए, तो ए के लिए कोड कैसे होगा, मैं रूट से स्टार्ट करूंगा और टुवर्ड्स ए बढ़ूंगा और रास्ते में जितने भी एजेस आएंगे उनके नंबर नोट करता जाऊंगा। तो अगर ए के लिए बात की जाए तो रास्ते में नंबर आया पहला 1 और दूसरा नंबर आया 0, तो ये मेरा ए का कोड बन गया। ए का कोड मेरे पास क्या बन गया 1 एंड 0। से मुझे बी का कोड चाहिए, तो बी की अगर बात करें तो बी के लिए मैं सीधा यहाँ से रास्ता लूंगा रूट से लेकर बी तक। तो रास्ते में आप देखें क्या आ रहा है 1111, तो बी का कोड मेरे पास क्या बन जाएगा, बी का कोड मेरे पास बनेगा 111, 5 1 आ जाएंगे मेरे पास, 1 1 एंड 1। इसी तरह से मैं डी का कोड निकालना चाहता हूँ, तो डी का कोड यहाँ पे, डी का रास्ता यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो ये डी का कोड आ जाएगा जो कि है 010। सी का कोड निकालना चाहूंगा तो 110 एंड से ऑन, मुझे सारे कोड्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि मैं रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ और नोड तक जा रहा हूँ, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो कोड बदल जाएंगे। यानी अगर मैं बी से लेकर बी से तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पैरेंट्रॉम कोड है, लेकिन अगर ये ई की बात करूं तो ई का कोड अगर मैं रूट से पढ़ता हूं जो सही तरीका है वो है 1110। लेकिन अगर आप ई से रूट की तरफ डायरेक्शन कर देंगे तो कोड रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 01111, तो उस केस में फिर मेरा कोड गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसकी हमेशा रूट से लेकर उस पर्टिकुलर नोड की तरफ है जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के यहाँ से, क्योंकि देखो ट्री में जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट से, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ रूट नोड को। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टूवर्ड्स द डिजायर्ड। तो मैं इस तरह सारी नोड्स को एक्सेस करता रहूंगा तो मुझे रास्ते में जो ब्रांचेस पे मिलते रहेंगे या जिस पर नंबर मैं उसे नोट डाउन करता रहूंगा। तो अब आप देखें ए का कोड यहाँ से आया 10, ये लिखा हुआ है 10। बी का कोड 111 आ गया, आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है। सी की बात करें तो सी ये लगा हुआ है तो यहाँ से आएगा 1 1 और ये 0, तो सी का कोड आ गया 110। डी की बात करते हैं तो डी यहाँ लगा हुआ है, आ गया 0, फिर आएगा ये 1, फिर ये आएगा 0, तो ये आ गया 010। ई के कोड की बात करें तो 1111 फिर 0 एंड सिमिलरली एफ और जी का कोड देखें तो 00 आ गया। और इस तरीके से मैंने इवेंचुअली क्या किया, अपने डेटा को कंप्रेस कर लिया। कैसे कंप्रेस किया, थोड़ा सा इस बात पे फोकस करते हैं। ए में मैंने कितनी बिट्स सेव की, ए में मैंने सेव की 6 बिट्स, क्योंकि प्रीवियसली जब ये आस्की कोड में रिप्रेजेंट हो रहा था तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट होता था। अब इसमें सिर्फ 2 बिट्स आएंगे, इसने सेव करें 8 बिट्स। और 6 बिट को मैंने एक्चुअली कितनी मल्टीप्लाई हो रहा था, कितने थे, ए की फ्रीक्वेंसी 26 टाइम, तो एक्चुअली मैंने 6 बिट मल्टीप्लाई बाय 26 की सेविंग की है ए में। ठीक है, 6 बिट्स मल्टीप्लाई बाय 26, तो इतनी ज्यादा सेविंग मैंने की है। ठीक है, और अगर बी की बात की जाए तो बी में मैंने क्या सेव किया, बी चूंकि 5 डिजिट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे मेरा सेव जो हुआ है वो हुए हैं 3 बिट, और मल्टीप्लाई बाय बी जितनी टाइम्स अपेयर हो रहा था वो मुझे लिखना पड़ेगा। अभी पीछे देख लेंगे बी कितने टाइम अपेयर। तो हर मर्तबा 8 में से आप माइनस कर लें बिट्स, जितनी बिट्स हैं वो सब आपने सेव किए मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गई सेविंग की बात। तो ये ध्यान रहे कि ये सॉल्यूशन कंप्लीट सिर्फ उस वक्त कहलाएगा जब आप ये इसकी एनकोडिंग लिखेंगे, क्योंकि हॉफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम का पर्पस है कंप्रेशन। असल में होता क्या है कि स्टूडेंट सिर्फ ट्री बना के छोड़ देते हैं, तो ट्री बना के छोड़ देना इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन।
कंप्लीट सोल्यूशन तो ये है कि आपसे कहा गया इनके कंप्रेस कोड बताएं, तो कंप्रेस कोड जब तक नहीं लिखे जाएंगे तो ये सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट करने के लिए ट्री बनाने के बाद उस पर लेफ्ट और राइट एजेस पर मार्किंग करना 0 1 की, और उसके बाद रीड करके कोड्स लिखना शामिल है। अच्छा, अब वो बात हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ए का कोड सबसे छोटा आ रहा है, तो इट मींस ए की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और ए के अलावा जी का भी 2 डिजिट का आ रहा है। तो ए और जी आप देखेंगे ये 2 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर होंगे। और सबसे ज्यादा बिट्स किसकी आ रही हैं? सबसे ज्यादा बिट्स आ रही हैं बी की और ई की। तो बी और ई को आप देखेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज होगी, या तो सेम होगी, या फर्स्ट स्मॉलेस्ट और या सेकंड स्मॉलेस्ट होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, ए और जी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और बी और ई की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए। तो हम इस बात को टैली करने के लिए पीछे चलते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे किस किस की बात हो रही है। ए और जी की जो है हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और बी की एंड ई की कम होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये लिख लिया कि ए और जी ज्यादा होनी चाहिए और बी और ई की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। बैक करके देखते हैं पीछे स्लाइड्स में जहां पे हमें इनिशियली फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो यहाँ आ जाते हैं। तो अब अगर देखें हम ए और जी की फ्रीक्वेंसी, तो ए का नंबर है 26 और जी का नंबर है 15। तो आप देख लें कि ये 2 लार्जेस्ट नंबर हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 26 है, और फिर उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 15 ही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये बात सही है, कोई बीच में ऐसा कोड नहीं है कि जिसको बिट ज्यादा असाइन हुई हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो ऐसा कोई कोड नहीं है। ये 2 लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। और बी और ई की बात करी जाए तो देखें B6 और E2। ठीक है, B6 E2, ई सबसे स्मॉलेस्ट है और बी सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो एच भी सेकंड स्मॉलेस्ट है, लेकिन हमने लेफ्ट टू राइट करते वक्त एच को बाद में कंसिडर किया था, तो इसको स्मॉलेस्ट कोड नहीं मिला। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, टाई हो सकती है, कोई ग्रेटर नहीं होगा, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बी से या ई से छोटा हो। ठीक है, बी या ई से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, तो इसलिए इनको बड़ा कोड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी प्रूफ हो गई कि हमारा हॉफमैन एल्गोरिथम सही काम करता है, और यहाँ पे सेविंग कितनी हुई है, जितनी जितनी बिट्स इन्होंने 8 में से बचाई है वो मल्टीप्लाई बाय देयर फ्रीक्वेंसी। तो ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम था, जस्ट सम करते जाएं आप, स्मॉलेस्ट वाला लेफ्ट पे रखें, बड़ा वाला राइट पे रखें, और ऐड करते जाएं, इनके सम को लिस्ट में करते जाएं, और इवेंचुअली जब आपके पास लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट रह जाए तो वहां पे आपका ट्री कंप्लीट हो जाता है। और ट्री कंप्लीट हो जाए तो लेफ्ट पे आप मार्क करें 0 लेफ्ट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड को मार्क कर दें 1, और फिर बस रूट से लेकर पर्टिकुलर नोड तक आप कोड पढ़ लें। रूट से स्टार्ट करें और नोड तक कोड पढ़ लें, तो वो इसकी इनकोडिंग हो जाती है। एंड दैट्स इट, हॉफमैन एल्गोरिथम फॉर यू। और ये यूज होता है फॉर डेटा कंप्रेशन। लेकिन ध्यान रहे, जब ABC को मैं उस फाइल के अंदर रिप्लेस करूंगा, ए के कोड के बजाय 10 लिखूंगा, तो फिर वो जो फाइल बनेगी वो फाइल रीडेबल नहीं होगी, यानी उसको जब मैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे लाऊंगा तो उसमें मुझे गार्बेज सा नजर आएगा। और ऐसे ही होता है, जो कंप्रेस फाइल होती है वो डायरेक्टली ओपन नहीं होती, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस एक्चुअली क्या करता है, वापस डिकोड कर देता है उनको आस्की में। तो डेटा कंप्रेशन से जो हमें फाइल मिलेगी उसका साइज इवेंचुअली कम हो जाएगा, और जो वापस अगर हमें चाहिए तो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, जो है हॉफमैन डिकोडिंग, जो कि है नहीं कोर्स का पार्ट, ना मैंने कंसिडर किया हुआ है, सिर्फ इनकोडिंग रखी है। लेकिन डिकोडिंग भी की जा सकती है बिल्कुल ये प्रोसेस को रिवर्स करते हुए, और फिर आपको एक्चुअल डेटा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम हॉफमैन एल्गोरिथम एंड फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। एक्सप्रेशन ट्री की है, हॉफमैन की एक एग्जांपल दी हुई है, और फर्दर मैक्स हीप, मिनिमम हीप, हीप सॉर्ट की एग्जांपल दी हुई हैं, और प्रोग्रामिंग का लैब में पार्ट हो चुका है। तो ये था आपका ट्रीज का चैप्टर का कंक्लूजन। तो इस चैप्टर से, आज के लेक्चर से कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं।
ओके, तो आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है, तो फिर कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट वीक, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।